Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are going to do one short revision of our chapter definition and nature of contract. So without wasting any of the time, let's get started. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है. हम इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से स्टार्ट करें इस चैप्टर को, जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को अगर इंट्रोडक्शन देनी है हमने 1872 वाले एक्ट को, उसका सबसे पहले आपको मीनिंग देना होगा. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना रूल्स होते हैं किसके रिगार्डिंग, एग्रीमेंट्स के साथ रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड, या फिर उन पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़ के साथ रिलेटेड, परफॉर्मेंस कैसे करनी है कॉन्ट्रैक्ट की, ब्रीच अगर हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा. इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया. ये सारे पॉइंट्स ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की है और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन H जो हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देता है, और सेक्शन 10 हमें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देता है. सो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपको याद करने ज़रूरी है. सेक्शन 2 सबसेक्शन H फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 फॉर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो सेक्शन 2 सबसेक्शन H हमें देता है. कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सिंपल वर्ड्स में एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. अब एग्रीमेंट क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन E. आई वॉन्ट suggest you to learn this because we have very less time. Every promise and every set of promise forming consideration. हर एक प्रॉमिस या हर एक प्रॉमिस का सेट जो कंसिडरेशन फॉर्म करता है हर एक पार्टी के लिए, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए गुड, वो क्या है, एग्रीमेंट है. मीन्स प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट. प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस भी आप एग्रीमेंट बोल सकते हो. अब प्रॉमिस का मतलब क्या है, व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसे प्रॉमिस बोलते हैं. एग्जाम्पल है, ए ऑफर्स टू सेल बाइक फॉर टू बी फॉर 50,000. ए ने बी को बाइक सेल करनी है 50,000 के लिए, बी ने एक्सेप्ट भी कर ली, तो ये दोनों के बीच में प्रॉमिस होगा. जब ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा लॉ के द्वारा, तभी क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है. एग्रीमेंट प्रॉमिस बिटवीन पार्टीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ. अगर बात करें लीगल ऑब्लिगेशन की, तो एग्रीमेंट्स में मे और मे नॉट क्रिएट. एग्रीमेंट्स में ना कई बार लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट होती है, कई बार हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा क्रिएट होती है. एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता लॉ के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन्फोर्सेबल होता है. एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है. एग्रीमेंट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्कोप नैरो है, वो सिर्फ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को देखता है. एग्रीमेंट का एग्जांपल है कोई सोशल या फिर डोमेस्टिक प्रॉमिस. मीन्स एक बेटे ने अपने पिता को मंथली पैसे देने हैं, अलाउंस देनी है, तो ये एक जस्ट डोमेस्टिक प्रॉमिस है, ये कोई बिजनेस प्रॉमिस या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते. एग्जाम्पल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बिजनेस प्रॉमिस. सो एग्जाम्पल है फ्रेंड प्रॉमिसेस टू मीट फॉर अ मूवी. ये एक एग्रीमेंट है, बेसिकली एक सोशल प्रॉमिस है. दूसरी और है प्रॉमिस टू सेल कार फॉर मनी. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन भी है, ऑफर भी है, और अगर एक्सेप्टेंस आ गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा. अब देखते हैं क्या एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमें देता है सेक्शन 10. सेक्शन 10 कहता है ऑल आर एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं अगर दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. ना ही वो वॉइड कहलाने चाहिए, यानी लॉ उन्हें मना कर दे, अनइन्फोर्सेबल कह दे, ना ही किसी गलत इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए होने चाहिए. लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के लिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज़, और फ्री कंसेंट से ली जानी चाहिए. अब एक करके हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे. पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. वन पार्टी मेक्स ऑफर एंड अदर एक्सेप्ट्स. एक ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है. तो रूल ये है, ऑफर मस्ट बी क्लियर. जो ऑफर है वो क्लियर होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पार्शली नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल है, ए ऑफर्स टू सेल लैपटॉप फॉर 40,000. बी सेज येस. ए ने 40,000 में लैपटॉप बेचने की बात करी, बी ने कहा हाँ मैं राज़ी हूँ इस चीज़ से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ए को लैपटॉप मिल जाएगा, एक को पैसे मिल जाएंगे, तो ऑफर भी एक्सेप्टेंस भी है. तो हमारे पास केस है कार्लेट वर्सेस कार्बोलिक स्मोक एंड स्मोक बॉल कंपनी का. तो सबसे पहले इस केस की बैकग्राउंड देखते हैं. कंपनी नेम्ड एज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मेड ए मेडिसिन कोल्ड स्मोक बॉल.
विच दे क्लेम्ड कुड प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा। उन्होंने अपनी मेडिसिन बनाई जिसका नाम था स्मोक बॉल, जिसमें वो कह रहे थे कि हम ये क्लेम करते हैं ये इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू को मतलब प्रिवेंट कर सकता है, उससे बचाव दे सकता है। दे पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर सेइंग इफ़ एनी पर्सन यूजेस द स्मोक बॉल प्रॉपरली एंड स्टिल कैचेस इन्फ्लुएंजा द कंपनी विल पे 100 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ माना, उस टाइम पर 100 पाउंड था। अब हुआ क्या, अ वुमेन नेम्ड मिसेस कार्लेल bought the smoke ball medicine, used it exactly as instructed, still got influenza. So she asked the company for the promised reward. जो रिवॉर्ड उन्होंने मेंशन करा था उसके लिए उसने आस्क करा। द कंपनी रिफ्यूज्ड पेमेंट एंड आर्ग्यूड एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट एन ऑफर। तो जो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं वो एक ऑफ़र नहीं है। मीन्स हम कह रहे हैं आप ये कर लो तो आपका ये हो जाएगा, हम आपको इतने पैसे देने के, वो कोई ऑफ़र नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। शी नेवर इन्फॉर्म एक्सेप्टेंस, उसने कभी एक्सेप्टेंस को इन्फॉर्म ही नहीं करा कि हाँ भी मैं आपकी इस ऑफ़र को मानती हूँ। इट वॉज जस्ट अ सेल गिमिक, कि सेल के लिए ऐसा करा गया। तो कोर्ट का डिसीजन है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था और मिसेस कार्लेर ने ये केस जीत लिया, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट थी वो एक जर्नल ऑफ़र की तरह था और एक्सेप्टेंस कंडक्ट के थ्रू था। मीन्स पता ही है अगर कोई करेगा तो ऑलरेडी उसने आपके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज मस्ट इंटेंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। जो पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मीन्स लीगली कुछ रिजल्ट भी निकल के आएंगे। सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। बिजनेस एग्रीमेंट्स हो गए, जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि डिनर इनविटेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक सोशल प्रॉमिस है या सोशल ऑफर है। बिजनेस डील एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में। नेक्स्ट वी हैव लॉफुल कंसिडरेशन। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी बोलता है कि कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, ए सेल्स फ़ोन टू बी फॉर 10,000, फ़ोन एंड मनी आर कंसिडरेशन। फ़ोन है एक पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए 10,000 है, तो कंसिडरेशन दोनों पार्टीज़ के लिए प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एग्रीमेंट्स वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। कई बार नेचुरल लव या फिर अफेक्शन में हम दे देते हैं, वॉलंटरी सर्विसेज दे देते हैं। टाइम बार जो डेट है वो भी एक टाइप का एक्सेप्शन है, क्योंकि वो वैलिड एग्रीमेंट है लेकिन उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती। मीन्स हमने कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद पैसा लेना होता है और दूसरे ने पैसा देना होता है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होती क्योंकि उसने ऑलरेडी वो चीज़ पहले ले ली है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। सेक्शन 11 सेज पार्टीज़ मस्ट बी मेजर ऑफ साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। वो मेजर होनी चाहिए, मीन्स अबव 18 होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, लाइक मैड और समथिंग एल्स। और वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड भी नहीं हो जानी चाहिए कि मीन्स लॉ ने उन्हें डिस्क्वालीफाई करा है कि इस पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में मत आना या फिर ये इंसॉल्वेंट घोषित हो गया कुछ भी। नेक्स्ट है माइनर्स एग्रीमेंट। जो माइनर का एग्रीमेंट है ना वो इनकम्प्लीट माना जाता है। फेमस केस हमारे पास होरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड देखते हैं। धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर, वो 18 साल से छोटा था। ही मॉर्टगेज हिज प्रॉपर्टी टू अ मनी लेंडर नेम्ड ब्रह्मोदत्त फॉर अ लोन ऑफ 20,000। उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रखी थी मनी लेंडर के पास जिसका नाम था ब्रह्मोदत्त, और उसने लोन लिया था 20,000 का। ब्रह्मोदत्त एजेंट ऑलरेडी न्यू दैट धर्मोदास वॉज अ माइनर। ब्रह्मोदत्त के एजेंट को पता था कि जो ये लड़का है ना ये माइनर है। लेटर धर्मोदास थ्रू हिज मदर मोहरी बीबी, उसने अपनी मम्मा के साथ मिलकर उस लोन को पे करने से मना कर दिया और कहा आई वॉज अ माइनर सो द एग्रीमेंट इज़ इनवैलिड। मैं एक माइनर था तो ये एग्रीमेंट इनवैलिड। अब क्वेश्चन मेन ये आता है कि कैन माइनर्स एग्रीमेंट बिकम वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। सो कोर्ट का जजमेंट ये आता है द माइनर्स एग्रीमेंट इज़ वॉइड अब इनिशियो। जो माइनर का एग्रीमेंट है मीन्स वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है अब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही, मीनिंग वॉइड फ्रॉम ए वेरी बिगनिंग। सो धर्मोदास वॉज नॉट लाइबल टू रीपे द लोन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो उसको ये लोन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनर कांट एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। अ माइनर इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो एक इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक 17 ईयर ओल्ड बॉय ने
कार बाय करी उधार के ऊपर, तो ये नॉट इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए। नेक्स्ट वी हैव फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 एंड 14 कहता है कि कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट इज़ नॉट फ्री इफ़ इट इज़ कॉज्ड बाय कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर इन चीज़ों से कंसेंट लिया जाता है तो ये फ्री नहीं माना जाएगा। सो कोर्शन का मतलब सेक्शन 15 में मिलता है कि हम जब फोर्स या फिर धमका कर थ्रेट के साथ किसी को काम करवाते हैं, साइनिंग एग्रीमेंट एट गन पॉइंट, किसी को बंदूक की नोक पर साइन करवाना एग्रीमेंट के ऊपर, वो कोर्शन का पार्ट होगा। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब जब हम किसी के विल के ऊपर डोमिनेट करते हैं, उसे साइकोलॉजिकली मेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे डॉक्टर ने इन्फ्लुएंस करा पेशेंट को कि आप सर्जरी करवा लो, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, मान लो उसको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं थी। फ्रॉड का सेक्शन 17 में मिलता है कि जब हम इंटेंशनली डिसीव करके किसी को डिसीव करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ चीट करने की कोशिश करते हैं, इंटेंशनल डिसेप्शन। एग्जांपल है हमारे पास सेलिंग डैमेज कार एज न्यू। हमें पता है ये डैमेज कार है, लेकिन हम फिर भी इसे न्यू कह के किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं इंटेंशनली, तो ये भी वर्ड होगा। फिर है मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 बोलता है कि फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड इनोसेंटली। कई बार हम ना गलत स्टेटमेंट दे देते हैं इनोसेंटली, हमें पता ही नहीं होता कि वो गलत है। सेलर अननोइंगली गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बेचने वाले ने प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बता दी इनोसेंटली, तो इस केस में भी वर्ड होगा हमारा एग्रीमेंट। मिस्टेक, रॉन्ग बिलीफ ऑफ पार्टीज़। कई बार कुछ पार्टीज़ का रॉन्ग बिलीफ होता है, चाहे एक का हो चाहे वो दो का हो। यूनिलेटरल बायलेटरल इसमें हमने पढ़ा था, डिटेल्ड वीडियोज़ में ऑलरेडी ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। रॉन्ग बिलीफ ऑफ पार्टीज़, एग्जाम्पल है बोथ पार्टीज़ थिंक हॉर्स इज़ अलाइव। दोनों को लगता है कि हॉर्स जिंदा है जिसके लिए हम डील कर रहे हैं, बट हॉर्स वॉज ऑलरेडी डेड, वो ऑलरेडी मरा हुआ था। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड नॉट इलीगल, इमोरल एंड अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ इमोरल और इलीगल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है एग्रीमेंट फॉर स्मगलिंग गुड्स इज़ वॉइड। गुड्स की स्मगलिंग करना, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स मस्ट बी क्लियर। एग्जाम्पल है आई विल सेल रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ राइस। ये अनसर्टेन है कि कौन क्या होती है रीजनेबल क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी, कोई किलोग्राम, कुछ तो आप बताओ। सो ये अनसर्टेन है। सेम सेंस में दोनों पार्टीज़ का डिसीजन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऐसा काम होना चाहिए एग्रीमेंट में जो परफॉर्म भी किया जा सके। एग्रीमेंट टू ब्रिंग मून टू द अर्थ, ये वर्ड है, क्या चांद कभी धरती पे आ सकता है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, जो एग्रीमेंट है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वर्ड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। कुछ एग्रीमेंट्स ना स्पेसिफिकली वर्ड ही होते हैं, जैसे कि मैरिज की रिस्ट्रेंट के साथ रिलेटेड, मिस मैरिड के ऊपर रोक, ट्रेड के ऊपर रोक, या फिर वेगरिंग एग्रीमेंट्स यानी बेट लगाना। तो ये हमने करे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक हमने करा कि वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए एज अ वर्ड, परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी ज़रूरी है, जो टर्म्स है वो सर्टन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, और किसी भी गलत वे के साथ एग्रीमेंट नहीं लिया जाना चाहिए, विच वी कंसिडर अंडर फ्री कंसेंट। उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए, राइट। और पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए, मीन्स पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ। जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। जो इंटेंशन है वो पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। पहला बेस है अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेस में हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें पहला टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मीन्स लॉ इसे मानता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमारे ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है या हम दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एग्रीमेंट। दूसरा है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल नहीं है, विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। लाइक कॉन्ट्रैक्ट विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, किसी हम एनिमी कंट्री के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें वॉर के समय, तो वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वर्ड एग्रीमेंट, सो एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल फ्रॉम बिगिनिंग, एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही इन्फोर्सेबल ही नहीं था, जैसे कि माइनर के साथ एग्रीमेंट। नेक्स्ट है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, मीन्स ये लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा अगर एक पार्टी इसे वर्ड घोषित कर दे। यानी एग्रीव्ड पार्टी जब कह दे कि ये मुझसे किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोर्शन के थ्रू मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, तो ये वर्ड कहलाया जाएगा। सो टिल नाउ इट इज़ वर्डेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, जब हम फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस काम के लिए जो लॉ हमें मना करता है, फॉरबिडन बाय लॉ। एग्जाम्पल है हमारे पास ड्रग ट्रैफिकिंग एग्रीमेंट। ड्रग की डीलिंग के साथ कोई भी एग्रीमेंट अगर हम करते हैं तो वो इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो वैलिड तो है लेकिन लॉ के सामने हम उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते किसी टेक्निकल डिफेक्ट के ऊपर, टेक्निकल ग्राउंड पे उसमें कोई डिफेक्ट है। मान लो एग्रीमेंट लिया है लेकिन बिना स्टैम्प रजिस्ट्रेशन के, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है, तो ये एग्जांपल हो गया अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड विद दिस हमने ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कर लिया। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो या तो बोल के यानी स्पोकन फॉर्म में या फिर रिटन वर्ड्स की फॉर्म में बने हैं। एग्जाम्पल है रिटर्न रेंट एग्रीमेंट, हमने रिटर्न में रेंट का एग्रीमेंट करा हुआ है। सेकंड हमारे पास आता है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी के कंडक्ट के द्वारा बने हैं। मीन्स कोई ऐसा काम करता है तो पता चल जाता है कि हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट में आ रहे हैं। एग्जाम्पल है बोर्डिंग बस एम्प्लॉयज़ प्रॉमिस टू पे फेयर, अगर हम बस के ऊपर चढ़ गए हैं तो इट मीन्स हमें फेयर देना पड़ेगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपका एग्रीमेंट हो गया है। तो आपके कंडक्ट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उन्हें एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट लॉ इम्पोजेस ऑब्लिगेशन, लेकिन लीगली उनकी ऑब्लिगेशन होती है। सो एग्जांपल है पेमेंट मेड बाय मिस्टेक, अगर ए ने बी को गलती से पैसे पे आउट कर दिए 500 तो बी का फ़र्ज़ बनता है उसे ए को पैसे देने पड़ेंगे। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है बिना किसी एक्चुअल कंडक्ट के हुए। पेमेंट मेड बाय मिस्टेक मस्ट बी रिटर्न, उसे वापस करना ज़रूरी है। सो ये हमने करे फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, पहले हमने करे थे वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज परफॉर्म ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज ने अपना काम कर लिया। एग्जाम्पल है कैश परचेज फ्रॉम शॉप, हमने शॉप से कैश परचेज़ करा है। कैश परचेज़ का मतलब ये नहीं कि कैश खरीदा है, ये इसका कहने का मतलब है परचेज़ करा कैश बेसिस के ऊपर, पैसे देकर चीज़ खरीदी है। दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पर जिसकी परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है। एग्जाम्पल है गुड्स टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट वीक, गुड्स बाय हो गए या फिर सेल हो गए, डिलीवर नेक्स्ट वीक होंगे, अगले हफ्ते होंगे, तो ये क्या है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट वी हैव यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म आफ्टर एक्सेप्टेंस। मीन्स एक्सेप्टेंस हो गई है उस ऑफर की लेकिन अभी एक पार्टी का काम होने वाला पड़ा है, जैसे कि रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट डॉग। एक पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट दी कि मेरा ये डॉग है, अगर किसी को मिलेगा तो वो मुझे दे दे और मैं उन्हें इतना रिवॉर्ड दूंगा। तो दूसरी पार्टी ने मान लो उनका डॉग ढूंढ दिया, अब उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, सो रिवॉर्ड अभी पेंडिंग है। सो ये क्या होगा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने काम कर दिया दूसरी पार्टी ने करना है। फिर है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज़ प्रॉमिस ईच अदर, दोनों पार्टीज़ का अभी प्रॉमिस ही हुआ आपस में, कोई कंडक्ट नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं टेकअप हुआ। सेल एग्रीमेंट, जैसे कि हमने कहा कि हम 1 महीने बाद ना आपकी कार बाय करेंगे इतने पैसे में, तो ना उसे पैसे मिले ना उसने कार दी है, तो दोनों पार्टीज़ का काम अभी होने वाला पड़ा, तो ये हो गया बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्ट की। सो कॉन्ट्रैक्ट में 2 या फिर मोर पार्टीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स मिनिमम 2 पर्सन्स, एग्रीमेंट प्रेजेंट रहता है, देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही एग्रीमेंट बनाता है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी ज़रूरी है, यानी लीगल ड्यूटी क्रिएट होनी ज़रूरी है। फ्री कंसेंट के साथ काम करना है, जो कंसेंट है पार्टीज़ का वो फोर्स नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो पर्पस है वो लीगल होनी चाहिए। सर्टेनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, जो टर्म्स है वो डेफिनेट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, अनसर्टन नहीं होनी चाहिए। इन्फोर्सेबिलिटी होनी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, लॉ उसे रिकॉग्नाइज करता हो। अब इंपॉर्टेंट केस जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो है कार्लर वर्सेस कैल्बॉलिक स्मोक बॉल, जो एक वैलिड ऑफर था। फिर हमने करा मोहरी बीबी वर्सेस प्रमोदास घोष, जो कि एक माइनर के साथ एग्रीमेंट था जो कि वॉइड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट के लिए बस मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, बाकी आप खुद कर सकते हो इफ़ यू कैन डू राइट। और एक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10, बस 2 याद कर लो, सेक्शन 2H और सेक्शन 10, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए। अब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। अब शॉर्ट कंक्लूजन ये है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको गवर्न करता है।
A contract becomes valid only when all essentials under section 10 are fulfilled. हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाया जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. द एक्ट इंश्योर्स लीगल प्रोटेक्शन. ये जो एक्ट है लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड सर्टेनिटी देता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वन शॉट वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.